हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सबसे पहले तो शुभ प्रभात। एंड अब हम आज की कथा को शुरू करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास है जिसके अंदर आज हम एक सेपरेट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखना शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार आपका ग्रुप भी ओपन कर दूं जरा। लाइव क्वेरी ग्रुप, लो जी, आपका ग्रुप ओपन हो गया। आप चलिए, अब मुझे चर्चा करने दीजिए। सबसे पहले डिपॉजिट्स क्या होता है। डिपॉजिट्स क्या होता है, सबसे पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। लो जी, डिपॉजिट्स। एक्चुअल में ना दो या तीन तरीके की टर्म्स होती हैं, जैसे कि लोन, जैसे कि बोरोइंग, जैसे कि डिपॉजिट्स। ध्यान रखना, उन दोनों के बीच में मैंने फ़र्क कम रखा है और यहाँ पे डिपॉजिट में फ़र्क ज़्यादा है, डिस्टेंस देख लेना। लोन या बोरोइंग, ये एक दूसरे के पर्यायवाची यूज़ किए जा सकते हैं। बट क्या इनके साथ डिपॉजिट भी लिया जा सकता है? नो, नो। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या था? मैं बात कर रहा हूं कंपनी एक्ट 1956 के ज़माने की, कि उस वक्त रीज़न क्या था कि लोन या बोरोइंग डिपॉजिट्स के इक्वल नहीं होते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लॉ मेकर ने जो कॉन्सेप्ट बनाया डिपॉजिट का, उसने कहा, लॉ मेकर्स ने कहा कि ये डिपॉजिट हमेशा अनसिक्योर्ड नेचर के होंगे। ये हमेशा अनसिक्योर्ड नेचर के होंगे डिपॉजिट्स। और लोन और बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो लोन्स और बोरोइंग सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ये किसने कही ये बात? ये लॉ मेकर ने कही। कब कही? जब कंपनी एक्ट 1956 था। दूसरी बात, लोन और बोरोइंग आप कहां से लाते हो? फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी लेंडर्स प्राइवेट मनी लेंडर्स जैसे हो गए। डिपॉजिट्स आप कहां से लाते थे? पब्लिक से। तो अब देखो, मैं कहूंगा कि डिपॉजिट का मतलब था अनसिक्योर्ड पैसा जो कि पब्लिक से आया। ओ माय गॉड, पब्लिक से आपने पैसा रेज किया अनसिक्योर्ड। आप अगर पब्लिक से शेयर्स की फॉर्म में रेज करते तो एक सांत्वना मिल रही थी कि पब्लिक को वोटिंग पावर मिलते हैं। अगर आप पब्लिक से डिबेंचर की फॉर्म में पैसा लाते तो एक सांत्वना मिल रही थी कि डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। बट आप पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा लाए जो कि अनसिक्योर्ड होता है। ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में पब्लिक पैसा दे भी देती थी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है कि रिस्की है या नहीं है? इस तरीके से पब्लिक से पैसा रेज करना रिस्की है या नहीं है? जल्दी बताइए। अच्छा जी, एक बहुत ही अच्छी क्वेरी आई है, सर कितने पेज लीव करने हैं? कितने पेज लीव करने हैं? मैं कहूँगा लगभग आधा रजिस्टर लीव कर देना। और ये कहाँ लिखोगे? आखिर के 15-20 पेजेस में लिखना, बस आखिर के 15-20 पेजेस में लिखना। ठीक है। चलो, हाँ, तो मैं कहता हूं पब्लिक का पैसा है और वो भी अनसिक्योर्ड, तो पैसे को लेकर चिंता बढ़ रही है कि नहीं? बहुत बढ़ रही है। अब पैसे को लेकर अगर आपकी चिंता बढ़ रही है तो फिर क्या किया जाए? इसलिए लॉ मेकर ने इस पैसे की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बनाए, जिन्हें कहा गया एक्सेप्टेंस
ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 1973। बहुत सारे रूल्स बने थे कंपनी एक्ट 1956। ये सब तब की चर्चा कर रहा हूं जबकि कंपनी एक्ट 1956 एग्जिस्टेंस में था। ये उस वक्त की चर्चा कर रहा हूं मैं सारी। तो बहुत सारे रूल्स बनाए जिन्हें कि नाम दिया गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 1973। ठीक हो गई इतनी बात। फिर क्या हुआ जी, इन रूल्स के बावजूद भी पब्लिक का पपलू बनाया ही बनाया गया। पब्लिक का खूब पप्पू बनाया गया इन रूल्स के बावजूद भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक कंपनी आई दिल्ली के अंदर। इस दिल्ली के अंदर जब ये कंपनी आई तो इसने लोगों से कहा कि मुझे 5-5 हज़ार रुपये दीजिए। अब लोगों ने कहा भाई 5 हज़ार रुपये देंगे तो क्या करोगे तुम? कंपनी ने कहा जी 5 हज़ार रुपये आप हमें दीजिए, हम आपको 15 साल बाद इसका 2 लाख रुपये बना के दे देंगे। भाई 5 हज़ार रुपये का 2 लाख बन रहा है, ज़बरदस्त है ये तो, कोई कम नहीं है, बहुत ही गजब का है। अब कंपनी ने बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि आप जब हमें 5 हज़ार रुपये देंगे तो हम आपको 5 हज़ार रुपये से आपके लिए एक चंदन का पेड़ खरीदेंगे। वो चंदन के पेड़ को हम बड़ा करेंगे। जब वो बड़ा होगा तो चंदन की लकड़ी जो है लाखों में बिकती है, हम आपको 2 लाख रुपए आपको दे देंगे। लोगों ने जम के पैसा लगाया, आंखें बंद कर करके पैसा लगाया। कंपनी का नाम था टिम्बर वर्ल्ड। दिल्ली के अंदर तो खूब पैसा लगा। 4 पेड़ तो मेरे घर में खरीदे गए थे, 4 पेड़। अब उन पेड़ों का हुआ क्या? वो जो 5 × 4 20 हज़ार रुपए खर्च किए गए थे, उनका हुआ क्या? वो पेड़ तो बनने तो दूर, पौधे भी उखड़ गए। कंपनी पैसा लेके भाग गई और कंपनी ने सारे नियमों का पालन भी किया था। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल का पालन किया था कंपनी ने। उसके बावजूद भी एक और एग्जांपल देता हूं। शारदा स्कैम कलकत्ता के अंदर, इनफैक्ट पूरे बंगाल और उड़ीसा के अंदर जो हुआ था, इन्होंने क्या कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके लिए नेशनल हाईवे के ऊपर जमीन खरीद के देंगे आपको। कोई लोग, किसी ने 1,000 रुपए दिए, किसी ने 2-2 हज़ार रुपए दिए, किसी ने 5 हज़ार रुपए दिए, कईयों ने जीवन भर की अपनी कमाई लगा दी। कहते हैं इस स्कैम के बाद कलकत्ता की कोई सड़क ऐसी नहीं थी, कोई गली ऐसी नहीं थी जहां पर मातम ना हुआ हो। और कंपनी ने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 1973 का पालन किया था। गुजरात की घटना, कैम्बे ग्रुप ऑफ होटल्स, बहुत बड़ी चेन हुई थी होटल की, एक नीसा ग्रुप था, उनकी ये चेन थी कैम्बे। इन्होंने पब्लिक को कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हम 5 स्टार होटल की एक चेन लाएंगे। 5 स्टार होटल की एक चेन लेके आएंगे जहां पर मतलब हिंदुस्तान में क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, 5 स्टार होटल की चेन आएगी, सारे होटल तो ऑक्यूपाइड रहेंगे। कंपनी ने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल का पालन किया, बावजूद इसके पैसा रेज करने के बाद 2,000 करोड़ लेके कंपनी भाग गई। तो ये जो हजारों करोड़ के स्कैम हुए, ये सारे स्कैम कहां हो रहे थे? डिपॉजिट्स के अंदर ही, क्योंकि अनसिक्योर्ड पैसा था और वो भी पब्लिक से। वो भोली भाली जनता पप्पू बन जाती थी आराम से। अब इसको देखते हुए लॉ मेकर ने कहा ये रूल्स जो है सफिशिएंट सुरक्षा प्रदान कर नहीं पा रहे हैं। अभी लॉ मेकर विचार कर रहे थे, इतना कंपनी एक्ट 2013 आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 रिप्लेस्ड कंपनीज एक्ट 1956। शारदा स्कैम जो है 2010-11 में हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि कंपनी एक्ट 2013 आया,
उसने कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस किया। अब जब रिप्लेस किया तो रूल्स भी नए बनाए गए। तो अब नए रूल्स बनाए गए तो इन रूल्स को नाम दिया गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014। अब इन रूल्स के अंदर डिपॉजिट्स को सेफगार्ड करने की कोशिश की गई, डिपॉजिट से पैसा ना डूबे इसकी कोशिश की गई, और बड़ी सक्सेसफुल कोशिश की गई क्योंकि उसका बड़ा फायदा भी दिखा। क्योंकि इन रूल्स ने कहा कि आज के बाद कंपनी, अगर आप डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा मंगाना चाहते हो तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को अपन लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन कौन सा होगा? पहला पोर्शन जिसे मैं कहूंगा डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, और दूसरा पोर्शन जिसे मैं कहूंगा डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। लॉ मेकर ने कहा जब मैं डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स की बात करता हूं तो प्राइवेट कंपनीज भी अपना डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर मंगा सकती हैं, पब्लिक कंपनी भी डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स मंगा सकती हैं। तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स मंगा सकती हैं। बट जब मैं पब्लिक की बात करता हूं तो पब्लिक से मंगाने के लिए केवल स्पेसिफाइड कंपनीज होंगी जो कि पब्लिक से मंगा पाएंगी। ओनली स्पेसिफाइड कंपनीज होंगी जो कि पब्लिक से मंगा पाएंगी। वो स्पेसिफाइड कौन सी होती है, बात करते हैं अभी। अगली बात, जब आप पब्लिक डिपॉजिट अपने मेंबर से, खुद के मेंबर से यानी कि शेयर होल्डर से मंगाते हो, तो वो डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। बट जब आप डिपॉजिट पब्लिक से मंगाते हो तो वो पब्लिक का पैसा, पब्लिक से आने वाला डिपॉजिट 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। तो डिपॉजिट का मैं कह सकता हूं कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया। जो आज तक डिपॉजिट का मतलब समझा जाता था वो डिपॉजिट का मतलब ही हिला के रख दिया। जहां डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होता था, आज के डेट पे डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड ना मानकर डिपॉजिट को सिक्योर्ड कर दिया गया। मेंबर के लिए भी सिक्योर्ड किया गया, हालांकि ऑप्शन है कि अनसिक्योर्ड भी हो सकता है वहां पर, बट कंपनी पब्लिक से अगर रेस कर रहे हो तो 100% सिक्योर्ड होगा। और ये सिक्योरिटी क्या होगी जानते हो? सिक्योरिटी एक्सक्लूड्स, यहां पे जो सिक्योरिटी होगी वो एक्सक्लूड्स करेगी इंटेंजिबल को। इंटेंजिबल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, यानी कि केवल टेंजिबल सिक्योरिटी लेंगे। जब पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे तब बिल्कुल टेंजिबल सिक्योरिटीज को लेंगे, इंटेंजिबल को नहीं लेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने आपको कथा सुनाई हुई है इसके पीछे के रीजन की। याद होगा किंगफिशर एयरलाइंस की वो घटना, जब उन्होंने अपनी चिड़िया गिरवी रखी थी। 4,500 करोड़ का लोन लिया था किंगफिशर एयरलाइंस ने। चिड़िया मतलब लोगो, ट्रेडमार्क अपना गिरवी रखा था। जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया, लोगों की वैल्यू खत्म हो गई थी, मतलब ट्रेडमार्क की वैल्यू खत्म हो गई थी। और वो 4,500 करोड़ का लोन जिस लोगों के बदले में दिया था, उस लोगों की कीमत कितनी रह गई थी? केवल 10 करोड़ रुपए, जब बोली लगवाई गई। तो लॉ मेकर देख चुके थे एक झटका बहुत बड़ा। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा अब इंटेंजिबल पब्लिक से जब भी पैसा लिया जाएगा तो नहीं सुनाई हुई सर, पर्व कहता है। लो जी सुन लो फिर। किंगफिशर एयरलाइंस जब 12-13 में लॉस उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया था, फाइनेंशियल ईयर 12-13 में लॉस जब दिखाया था, तो ये पहुंचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। 4,500 करोड़ का लोन लेने के लिए इन्होंने अपनी ब्रांड, अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क गिरवी रखवाया। वो जो रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड है उनके, देखोगे ना किंगफिशर एयरलाइंस का लोगो तो गूगल पे नजर आ जाएगा, एक रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड आपको नजर आ जाएगी। तो उन्होंने वो बर्ड को गिरवी रखवाया, 4,500 करोड़ का लोन रेज किया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डिफॉल्ट हुआ। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निश्चिंत था कि हम तो पैसा रिकवर कर लेंगे। चिड़िया को बेचने के लिए बोली लगवाई गई, ऑक्शन सेल ऑर्गेनाइज किया गया। उस ऑक्शन सेल में जो मैक्सिमम बोली लगी थी डेट वाज 10 करोड़। फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले दोबारा एक सेकेंड राउंड ऑर्गेनाइज किया गया कि देखते हैं शायद इस बार वैल्यू बढ़ जाए। इस बार बोली लगी थी मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। भाई जो ग्रुप में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो क्लास से रेलेवेंट ना हो, मैं ग्रुप के तीनों एडमिन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को हटाते जाएं, ग्रुप से बाहर करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल रेलेवेंट क्वेरी रहेंगी, केवल रेलेवेंट क्वेरी। एक दूसरे का हालचाल इन ग्रुप में मत पूछिए आप प्लीज। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा जी डिपॉजिट, एक बात तो क्लियर है कि आज की डेट में डिपॉजिट मेंबर से भी मंगाया जा सकता है, पब्लिक से भी मंगाया जा सकता है। मेंबर से मंगाया जाएगा तो वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। पब्लिक से मंगाया जाएगा तो वो केवल सिक्योर्ड होगा, और वो भी टेंजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं कि डिपॉजिटर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिएगा, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिएगा, डिपॉजिटर्स कौन कौन हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटर्स। रूल नंबर 2(1)D। याद रखना मुश्किल है, मैं जानता हूं, अगर ना याद रहे तो एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स लिख देना। ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014। लो जी, डिपॉजिटर्स कौन होता है? लॉ कहता है मेंबर ऑफ कंपनी हु हैज डिपॉजिटेड with company in accordance with section 73 subsection 2 of this act। यानी कि वो मेंबर जिसने कंपनी के पास डिपॉजिट कराया एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। अभी हम देखेंगे 73(2) को ही। और एनी पर्सन हु हैज मेड अ डिपॉजिट्स with public company in accordance with section 76 of this act तो ये तो हुआ जी डिपॉजिटर्स का मतलब कि डिपॉजिटर्स कौन होते हैं। लिख लो पहले यहां तक और डन का मैसेज दो जरा मुझे। चलो जी डन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले दोनों पोर्शन करने जा रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो सबसे पहले मैं मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या रूल हैं, उन रूल की चर्चा करने जा रहा हूं। जब हम पब्लिक पर आएंगे ना तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 60% रूल्स सेम मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा कि ऑलमोस्ट 60% सेम है। तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर देख के लगेगा ओहो अभी पब्लिक के भी रहते हैं, मगर पब्लिक के ऑलमोस्ट सेम निकलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा सिरदर्दी नहीं रहेगी।
Let us start with acceptance of deposit rules from members. लिखना शुरू कीजिएगा मेरे साथ. Acceptance of deposits from members. जब भी आ जाए, क्योंकि डिपॉजिट के चैप्टर से सवाल पक्का है आज की डेट में कि आना ही आना है अब, तो जब भी इसके ऊपर सवाल आ जाए कि भाई डिपॉजिट के ऊपर सवाल आया है और वो मेंबर से आया है, तो फिर आपने शुरुआत कैसे करनी है? आपने हमेशा शुरुआत करनी है इस प्रकार. आप लिखेंगे सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 रेड विथ companies acceptance of deposit rules 2014. जब भी डिपॉजिट के ऊपर सवाल आ जाए और डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर पूछे वो, तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 रेड विथ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014. ठीक हो गई थी बात? चले, सबसे पहला पॉइंट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. कंपनी, आप तब तक आम जनता से, मेंबर से पैसा नहीं मंगा सकते, आप तब तक मेंबर से पैसा नहीं मंगा सकते जब तक कि मेंबर की मीटिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ना हो जाए. यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स लेंगे डिपॉजिट्स का. अब ऐसा क्यों सर? रेजोल्यूशन की जरूरत क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, रेजोल्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप डिपॉजिट से पैसा मंगा रहे हो, डिपॉजिट के थ्रू पैसा मंगा रहे हो, और वो पैसा अगर आप रीपे नहीं कर पाए, तो भैया कंसिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है पूरे लॉ में. आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा होगा, जब आप शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट. हर वो कंपनी जिसने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू नहीं कर सकती. आज आप पढ़ेंगे, आज ही की जो नॉर्मल क्लास होगी उसके अंदर आप पढ़ेंगे बायबैक. हर वो कंपनी जिसने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया है वो बायबैक नहीं ला सकती. मतलब इतनी रेस्ट्रिक्शन है, लॉ मेकर्स ने इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि पूछो मत. वो कंपनी लोन नहीं दे सकती किसी को, वो कंपनी लोन नहीं ले सकती किसी से, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है. तो इसलिए इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मेंबर की अप्रूवल जरूरी होती है. मेंबर अप्रूव करेंगे तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिपॉजिट रेज कर सकते हैं. तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग shall be required. Second point, issuance of circular. लो जी, कंपनी जब भी अपने मेंबर से डिपॉजिट्स मंगाना चाहती है ना, तो कंपनी पहले एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपने मेंबर्स को रेज करेगी. इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का मतलब है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी देगी. इसे हमने नाम दिया सर्कुलर. इस सर्कुलर में ना सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की मेंबर्स को दी जाएगी. यानी कि कंपनी की होल इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी? मेंबर को. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी देखते हैं. मेंबर्स को दी जाएगी, लो जी, तो इशुएंस ऑफ सर्कुलर, लिखो जी, इशुएंस ऑफ सर्कुलर in form number deposit DPT, form number DPT 1, deposit form number 1.
अब ये डिपॉजिट फॉर्म नंबर 1 ऐसा नहीं लिखना, डिपॉजिट फॉर्म नंबर 1 नहीं, DPT1, क्योंकि आप जानते हैं कोड है, हर चैप्टर को कोड मिले हुए हैं। जैसे इनकॉर्पोरेशन को INC, शेयर्स को SH, मैनेजमेंट के चैप्टर को MGT, ऐसे डिपॉजिट को DPT, ठीक है। टू इट्स मेंबर्स, including therein a statement showing। तो सर्कुलर के अंदर साहब एक स्टेटमेंट आएगी, जिस स्टेटमेंट के अंदर बताया जाएगा क्या, फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेकंड, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या ऑब्टेन्ड हुई है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड। ये ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल। क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, सवाल उठा तुम्हारे पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें ग्रेड दिए जाते हैं, तुम्हारे स्कूलों में तुम्हें ग्रेड दिए जाते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो AA, BB समथिंग ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं ना। मेरे छोटे पोपलियों ने कभी A तो लाया नहीं है, मुझे लगता है वो हमेशा AA और AAA पे रह रहे हैं। एक सब्जेक्ट में तो इस बार C1 भी आया था, C1 का मतलब 45 मार्क्स, और ये सबसे छोटे ये छोटे पोपली के आए थे मेरे पास, मेरे ख्याल से टोटल मार्क्स आए हैं 76% शायद आए हैं। अब 5वीं क्लास में तो 76 आ ही जाते हैं। वो नालायक ऐसे खुश हुआ है, ऐसे खुश हुआ जैसे किला फतेह कर लिया हो। बट ठीक है, मैंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, करो एंजॉय करो बेटा जिंदगी को पूरी तरह से, और क्या। एक्चुअल में टेनिस में सारा कंसंट्रेशन है, तो पढ़ाई में कहां से रहेगा कंसंट्रेशन, तो बात ये भी है। तो इसलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये जो ग्रेड मिलते हैं ये बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। सिमिलरली हमारे पास, हमारे देश में कई रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल, जैसे इकरा, आपने सुना होगा इन एजेंसी को। अब ये मूडी वगैरह तो ये तो इकोनॉमी की या देशों की रेटिंग भी कर देती हैं, बट क्रिसिल, इकरा, मोनिक्रा, ये हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो ये सब रेटिंग एजेंसी हैं जहां पर आप अपनी रेटिंग करा सकते हैं। वो आपकी बैलेंस शीट मंगाते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बेसिस पर वो एक रेटिंग निकाल के देते हैं, जिसके बेसिस पर पब्लिक को एक कंफर्ट मिलता है कि दिस इज अ राइट चॉइस बेबी या नॉट, मतलब राइट चॉइस है या नहीं है। बट इन रेटिंग एजेंसी के ऊपर कितना रिलाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी शक है फ्रैंकली स्पीकिंग। मेंबर के लिए तो ऑप्शनल है, पब्लिक में देखेंगे कंपल्सरी हो जाएगा। बट कितना रिलाई कर सकते हैं, इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली स्कैम हुआ, IL&FS का स्कैम हुआ होगा, नाम सुना था आपने, सुना होगा। 90,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ है, 90,000 करोड़। ये कंपनी AAA रेटेड कंपनी थी। AAA का मतलब होता है कि इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं, इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। खुद अमेरिका की रेटिंग जो है ना वो AA है। हमारी ये कंपनी IL&FS जो थी वो AAA रेटेड कंपनी थी, मतलब यहां तो पैसा डूब ही नहीं सकता। 90,000 करोड़ डूब गया अभी 2018 में। कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर को लोन दे रखे थे, प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रखे थे, प्रोजेक्ट बंद करके लोग भाग गए, प्रमोटर भाग गए। रियल एस्टेट के वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना, रास्ते का मकान सस्ते में,
तो वैसे प्रोजेक्ट्स में लोन दे रखे थे, वो प्रोजेक्ट में पैसा प्रमोटर लेके भाग गए और कंपनी सड़क पे। तो 90,000 करोड़ डूबा, 90 और AAA रेटेड कंपनी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे भी कितना विश्वास किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर। तो अभी तक तो समझा जाता, बड़ा कंफर्ट है, बट फिलहाल लॉ मेकर ने यहाँ पे तो ऑप्शनल ही कर रखा है। थर्ड, आपको बताना पड़ेगा हमारे टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स आज की डेट में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इन डिपॉजिटर्स को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट ड्यू, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स कितने, उन आज की डेट में उन एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स को कितना पैसा अभी पे करना है कंपनी ने। amount due toward the deposits in respect of any previous deposit accepted by company and last but not the least, fifth point, such other particulars as specified, such other particulars as specified, लो जी, ऑब्लिक प्रिस्क्राइब्ड। जो फॉर्म नंबर DPT-1 है ना, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मांगी गई है, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर DPT-1 में मांगी गई है वो सारी भी आपको फिल करनी पड़ेगी। अच्छा खासा फॉर्म होता है DPT-1। चलिए कितने पॉइंट हो गए हमारे? 2 पॉइंट हो गए। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। बहुत सिंपल सा चैप्टर, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, देखना। पॉइंट नंबर थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है भाई? देखो, 2 तरीके के ऑडिटर होते हैं कंपनी में। एक होते हैं इंटरनल ऑडिटर, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो लॉ कहता है उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है किसी भी एंगल से, जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, तो उस ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट मंगाएंगे हम। उस सर्टिफिकेट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये लिख के देगा कि कंपनी ने डिपॉजिट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। आज की डेट में डिपॉजिट की पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, और यह सर्टिफिकेट कोई और नहीं दे सकता सिवाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर के, जो कंपनी का ऑडिट करता है, जो कि इंडिपेंडेंट है कंपनी का, जिसके लिए हम पूरा ऑडिट का चैप्टर पढ़ेंगे। 6 क्लासेस तक अपना तेल निकलवाएंगे। तो लिखना शुरू कीजिएगा। भाई ग्रुप एडमिन्स, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पे लिख रहा है, अब से जो भी लिखेगा कि क्लास बफर हो रही है, उसको भी बैन कर देना। इन नालायकों को मैंने कहा है कि ये क्लास मैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, मैंने कहा है, उसके बावजूद भी ये फालतू में ग्रुप में बैठे हुए हैं। अगर आपका इंटरनेट में दिक्कत हो रही है तो फिर आप शांत रह के बाद में क्लास को देख लीजिए, बट प्लीज ग्रुप में क्वेरी मत दीजिए, इससे डिस्टर्बेंस होता है बाकी बच्चों को, और जो टॉपिक, जो जेन्युइन क्वेरी है वो निकल जाती है कहीं ना कहीं वैसे ही फालतू में। चले लाइव, अच्छा एक और सुन लीजिएगा। एक क्वेरी आई है जो कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो मेंबर ही 200 होते हैं, बट पब्लिक कंपनी की कोई लिमिट नहीं है, तो क्या वो सभी को डिपॉजिट दे सकते हैं? क्वेरी का मुझे खैर सिर पैर थोड़ा समझ नहीं आया, मैं दोबारा से क्वेरी को रीफ्रेम कर देता हूँ।
वो कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट के मेंबर तो केवल 200 होते हैं, तो फिर 200 से ज्यादा भी डिपॉजिटर्स हो सकते हैं। भैया बड़ी सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट मंगा सकती है, मेंबर की संख्या 200 होती है, और जब मेंबर डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा देते हैं तो वो मेंबरशिप की फॉर्म में पैसा नहीं दे रहे, वो डिपॉजिटर की फॉर्म में पैसा दे रहे हैं। चलो जी, सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हाँ जी, इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा, लिखेगा कंपनी need to obtain certificate, need to obtain this certificate stating that it has not committed any default in repayment of deposit accepted। लो जी, तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, और जहां स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये लिख के देगा कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूं इस बात को कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, in the repayment of the deposits accepted or interest thereon, और अगर मान लीजिए डिफॉल्ट किया है, अगर डिफॉल्ट किया है तो फिर इन केस a default had occurred company made good the default। मेड गुड द डिफॉल्ट का मतलब है कि कंपनी ने उस डिफॉल्ट को ठीक कर दिया है, एंड अ पीरियड ऑफ 5 years had lapsed since the date of making good the default। लो जी, पढ़ के देखो पूरा पॉइंट और बताओ जी कोई भी दिक्कत। पूरा पॉइंट पढ़ के देखो और फिर बताओ जी कोई भी दिक्कत क्या, कोई भी प्रॉब्लम। आपको एक सर्टिफिकेट अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऑब्टेन करना पड़ेगा जिसमें वो सर्टिफाई करके देगा। अच्छा, सर्टिफाई करने का मतलब होता है, सर्टिफाई करने का मतलब होता है कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, मतलब इस लेवल का स्टेटमेंट देता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि मैं जो कह रहा हूं बस यही कह रहा, बस यही सच है। जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहेगा कि मैं बता रहा हूं कि यह सच है कि कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर किया है तो वो डिफॉल्ट ठीक हो चुका और उसे ठीक हुए भी 5 साल हो चुके हैं। ठीक हो गई थी बात। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि आपसे सीधा पूछ ले कि डिफाइन करो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स फ्रॉम मेंबर्स। 8 नंबर पे पूछेगा, मगर ये 4 नंबर पे नहीं पूछेगा। या फिर इसके किसी इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर, 1 या 2 पॉइंट के ऊपर वो 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, बट उस केस में वो 2-3 पॉइंट उठाएगा कोई भी इन सभी में से। तो 3 पॉइंट हुए हैं, आगे बढ़ना शुरू कीजिएगा पॉइंट नंबर 4 पर। बट वो उठाएगा जरूर, और बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। 4th, सबमिशन ऑफ सर्कुलर
विद आरओसी, सबमिशन ऑफ सर्कुलर विद आरओसी। एक मिनट रुकना बस, ठीक है चले। सबमिशन ऑफ सर्कुलर विद आरओसी, ये जो सर्कुलर आपने मेंबर को इशू किया है ना, ये जो सर्कुलर आप मेंबर को इशू कर रहे हो, इसकी कॉपी जिस दिन आप मेंबर को इशू कर रहे हो उसके 30 दिन के पहले, पिछले 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट कर देनी है किसके पास? आरओसी के पास, ताकि पता लगे कि आरओसी को पता हो कि आप मेंबर को क्या देने जा रहे हो। तो लिखना शुरू कीजिएगा, इस लैंग्वेज को लिखना शुरू कीजिएगा पहले इसकी। कंपनी इज रिक्वायर्ड to file copy of circular containing statement, स्टेटमेंट कौन सी? वो जिसमें क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह सब आ रही हैं, विद आरओसी within 30 days before the date of issue of circular, before the date of issue of circular। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब ऐसा है कि टेन टेन टेन, लो जी, ये इशू ऑफ सर्कुलर हुआ, इशू ऑफ सर्कुलर। तो आरओसी के पास कब जाना है? राइट हैंड साइड पे जाऊं या लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं? लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, मतलब पहले ये 30 डेज हैं बिफोर सच इशू, तो इससे पहले के 30 दिन के अंदर अंदर सबमिशन टू आरओसी, सबमिशन टू आरओसी। लो जी, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर अपने आप में केस स्टडी बने नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर अपने आप में केस स्टडी नहीं आएगी, पॉइंट नंबर 3 तक आ सकती है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 तो फिर सर 4th पॉइंट को हटा दें, अगर वो आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, एक्सप्लेन करो, थियोरेटिकल आ गया 8 नंबर का, तो फिर तो इसलिए लिखवाया है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, मेंटेनेंस एंड यूजिंग the amount of deposit, repayment, reserve account, अकाउंट भी ये बड़े वाला लिखो, अकाउंट। और ये क्या भला है? डिपॉजिट, रीपेमेंट, रिजर्व अकाउंट। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। वो बचपन में सीखा था, मैडम सिखाती थी, वो मैडम का पढ़ाना, वो उसका समझाना, वो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप मैडम के पीछे पड़े हैं, मैं नालायक, मेरे चरित्र में दाग ढूंढ रहा है, बताओ। सर्कुलर विद आरओसी वाई? बेटा वो इसलिए जरूरी है सर्कुलर विद आरओसी, ताकि आरओसी को बताओ तो सही कि मेंबर को कौन सी चिट्ठी देने जा रहे हो आप। आरओसी को बता दो, आरओसी रेगुलेटर है,
वो देखना चाह रहा है कि चिट्ठी में क्या दिख रहे हो आप। समझ आया? चलिए, हियर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मींस वो जो सर्कुलर के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़ो। सर्कुलर शैल बी इशूड इन डीपीटी फॉर्म नंबर 1 कंटेनिंग अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब ये सब चीजें जो सेकंड पॉइंट में लिखी थी, ठीक है। चलिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर, तो वो अच्छा मैंने कहा ओ कहीं मैडम की बात पे थे हम, हाँ। तो मैडम ने क्या सिखाया था, मैडम ने सिखाया था सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना, बोलो ना हाँ। सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सिखाया था, तो लगभग वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है। चलिए, हाँ मैडम ने सिखाया था, तो हाँ अब देखो कैसे निकल रही है, कमाल हो गया। मैडम मैडम ही होती है भाई। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, अच्छा ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को, ऑन और बिफोर 30th April each year at least 20% of amount of its deposits maturing during the following financial year and kept in a scheduled bank in separate account to be called as deposit, repayment, रिजर्व अकाउंट। लिखना छोड़ देना, एक मिनट लिखना मत, पहले लिखना मत, पहले या एक काम करो लिखना ही दूं, लिखो, चलो लिखो, लिख लो जी, पहले लिखो फटाफट। चलो जी, आप सुनना, मैंने आपको कई बार बताया है कि आई यूज टू बी एन ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम। परंतु फिर भी कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने कहा ना सर हम विश्वास नहीं करते इस बात पर। अब मैं कोई अग्नि परीक्षा तो दे नहीं सकता। जब मैंने कहा कि मैं एक बेहतरीन से भी बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करता था, तो अब मैं इससे ज्यादा क्या सबूत दूं? आपने कहा सर सबूत ये दो कि एक मैच कर लो, जरा एक छोटा मोटा मैच कहीं कर लो अपनी सोसाइटी में और उसकी वीडियो बना के हमें दिखाओ पहले। मैंने मैच ऑर्गेनाइज किया अपनी सोसाइटी में, अब तुम्हारे को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं बेहतरीन बैट्समैन हूं। मैच हुआ, अगेन मैं ओपनिंग पे आया, 20 ओवर तक टिका रहा और उस पारी में लगभग 300-350 रन मैंने मारे थे। तो आपने जब वो वीडियो देखी तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब आपको विश्वास हो रहा होगा कि पोपली स्टेट लेवल पे खेलता होगा या फिर नेशनल लेवल पे जा सकता था? क्या कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ होगा मेरे अंदर के नहीं? एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने तुम्हें कहा कि मैं ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूं, तुम हंसने लगे। एक स्टूडेंट ने कहा सर माउंट एवरेस्ट को साइड पे करो, पहले वैष्णो देवी की चढ़ाई करके दिखाओ। मैंने कहा भाई ढक्कन, अब तो देख, अब तो देख। मैं वैष्णो देवी में चढ़ाई चढ़ ली मैंने, आधे 1 घंटे के अंदर मैं सीधा ऊपर तक था। 1 घंटे के अंदर अंदर फिटनेस जबरदस्त थी मेरी। तो अब सवाल उठा, अगर मैं 1 घंटे में वहां तक पहुंच गया, आप लोग खुद हैरान थे देख के, भाई साहब 1 घंटे में पहुंच गया।
तो क्या मैं कह सकता हूं आपका ये कॉन्फिडेंस मजबूत होगा कि यहां तक कर लिया इसने, मतलब माउंट एवरेस्ट भी कर ही लेगा ये। क्या मेरे अंदर, क्या मेरे ऊपर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो रहा है मैं जो कदम उठा रहा हूं उससे? बोलो ना हाँ। हाँ, बस ऐसा ही एक कदम है कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि हम तुम्हारा पैसा पूरा पे करेंगे। देखो हम एक छोटा सा कदम उठा के दिखा रहे हैं, यानी कि बड़ा विश्वास दिलाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया जा रहा है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं नेशनल लेवल का टेनिस, वो कौन सा प्लेयर था, क्रिकेट प्लेयर था, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। इसके लिए मैंने एक लोकल मैच ऑर्गेनाइज किया और वहां पे 350 रन मारे। मारना पड़ा आपको विश्वास दिलाने के लिए। और ये लोग नालायक मुझे वो जोमेटो के उससे कंपेयर करते हैं, मतलब कमाल हो गए, अरे सोनू से। चलो जी, तो इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से पढ़ना। ला 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 ला, आपने बताना फटाफट। अठारह, 19, 20 डिपॉजिट्स मैच्योरिंग, 100 करोड़, 70 करोड़। कंपनी shall deposit from 1st April 18 to 30th April 18 at least dash in deposit repayment reserve account। बताओ जी, फिल करके बताओ मुझे फटाफट अब क्या होगा। जल्दी बताओ जी कितना आएगा। ये देखो मोनिका ने बहुत प्यारा रिप्लाई दिया है। वो कह रही थी 20%, ऐसी की तैसी 20% की। नालायको, मुझे 20% ये बताओ कि किसका 20%। मैंने अमाउंट फिगर पूछी है, 20% नहीं पूछा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ढक्कन हूं 20% पूछूंगा? वो तो ऊपर लिखा हुआ है 20% किसका, मैंने ये पूछा है। आंसर देखो। अच्छा, अब आंसर आ रहे हैं 20 करोड़। एक तो कह रहा है 34 करोड़। बाई गॉड, नजर ना लग जाए बेटा। मम्मी को कहना कि लाल मिर्चें पड़ी होंगी घर में, लाल मिर्चों से ना ऐसे 5-6 बार यूं यूं करके ऊपर से तुम्हारे ऊपर से वो कर दें, नजर ना लग जाए कहीं। क्या रिप्लाई आ रहा है? 34 करोड़, वाह गजब भी हो गया। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। हर साल के 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट करना है कम से कम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है? 70 करोड़। 70 करोड़ का 20% कितना हुआ? 14 करोड़। वो कब तक जमा कराना है? यहां के 30 अप्रैल तक, ₹14 करोड़। तो सवाल उठा सर इस 100 करोड़ का, ये पिछले साल हो गया होगा ना, इसका पिछले साल बन चुका होगा। तो आपने 14 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराना है और ये 14 करोड़ डिपॉजिट रहेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर तक। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर तक डिपॉजिट रहेंगे ताकि पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का बस तरीका है कि पब्लिक देखो हम आपके 70 करोड़ अगले साल रीपे कर देंगे। उसका सबूत यह है कि देखो हम आपको पहले एक छोटी सी हरकत करके दिखा रहे हैं, लॉ का कंप्लायंस करके दिखा रहे हैं। हम 14 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। हाँ जी, 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करने हैं। समझ आया या चलक गई?
बोलो जी। आ गया, आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए मेरे? 5। कम टू 6 पॉइंट। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, 5वें पॉइंट के ऊपर भी बन सकती है, वो चौथे पॉइंट को छोड़कर सबके ऊपर केस स्टडी बन सकती है अपने आप में। सिक्योरिटी लिखिए यहां। शब्द क्या है लॉ के? लॉ कहता है कंपनी मे प्रोवाइड सिक्योरिटी। कंपनी मे प्रोवाइड सिक्योरिटी। अच्छा, मे का मतलब क्या है? कि कंपलसरी है या ऑप्शनल है? जल्दी बताइए, मे का मतलब क्या है? ऑप्शनल है। फॉर ड्यू लिख देना, ऑप्शनल है ये, सिक्योरिटी कंपल्शन नहीं है। फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक हो गई थी बात? वेयर कंपनी हैज एक्सेप्टेड any unsecured deposit अगर कहीं कोई अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो फिर इट शैल बी कोटेड इन एवरी सर्कुलर form or any other document relating to invitation or acceptance of deposit। अगर कंपनी तुमने मेंबर से डिपॉजिट्स मंगाया और वो डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, अगर वो डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है कंपनी, तो एक बात का ध्यान रख लेना कि आज के बाद जब भी आप डिपॉजिट मंगाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जरूर लिखा जाएगा कि देखो जी, हम पहले भी इतना पैसा मंगा चुके हैं मगर वो पैसा अनसिक्योर्ड है जो हमने मेंबर से पैसा मंगाया था। इट शैल बी कोटेड इन एवरी सर्कुलर। सर्कुलर वो पॉइंट नंबर 2 में सर्कुलर कराया ना वो, तो आज के बाद कोई भी सर्कुलर इशू करोगे, कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो वहां पर आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि देखो जी, हमारा इतना पैसा जो है हमने डिपॉजिट से एक्सेप्ट किया और वो अनसिक्योर्ड है, ताकि वो देने वाले को पहले पता रहे कि भाई इनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि ये पिछले वालों को सिक्योर्ड कर सकें, तो हमारा पता नहीं क्या होगा। तो ये कंपनी के ऊपर धब्बा है एक तरीके का। चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 था। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 7। exemption to private limited company। exemption to private limited company।
लॉ कहता है इश्यू ऑफ सर्कुलर फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी, पढ़ा अभी, डिपॉजिटिंग certain amount, deposit repayment reserve account, and certification by statutory auditor as to no default committed, no default committed shall not apply to प्राइवेट कंपनी, ये अप्लाई नहीं होंगे उस प्राइवेट कंपनी पे, shall not apply to प्राइवेट कंपनी पहला which accept deposit from its members not exceeding 100% of paid up share capital plus free reserves plus security premium। लो जी, तो लिखो फटाफट लिखो, मेरे को बस 1 मिनट देना कि मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं, क्योंकि ये बैटरी खत्म हो गई मेरी, मतलब मेरी नहीं, मतलब माइक की। तो आप इतना ये लिखो, फटाफट लिखो। जी चलो जी, इसको समझाता हूं, इस पॉइंट को समझाता हूं, पहले देखना शुरू करना। ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के रूप में ये बहुत ज्यादा चांसेस है इस पॉइंट के आने के। सेकंड लिखो जी, और विच इज अ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्या होता है वो डेफिनेशन खैर आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको पेपर में ही दे देगा कि ये नई नई कंपनी है एकदम और अभी स्टार्ट हुई है, और उसकी डेफिनेशन खैर आपसे पूछेगा नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग डेफिनेशन है, कंपनी एक्ट में नहीं दी गई। फॉर 5 years तो वो लिखेगा पेपर में कि ये स्टार्टअप है। फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, और थर्ड पॉइंट, विच
fulfill all of following conditions, of following conditions. A, which is not an associate or subsidiary of other company, which is not associate or subsidiary of other company. B point, borrowing of such company from banks oblique financial institution oblique other body corporate is less than 2 into is less than 2 into paid up share capital or ₹50 करोड़, बिल्कुल ऐसे लिखना है पेपर में भी, विच एवर इज लोअर, whichever is lower. And C point, such company has not defaulted in repayment of such borrowing, repayment of existing borrowing at the time of accepting deposits. हे भगवान, बड़े चांसेस हैं इसके ऊपर सवाल बनने के, ये प्राइवेट कंपनी वाले के ऊपर। लिख लिया हो तो पहले डन का मैसेज देना। डन। अब सुनना शुरू करना। कल एक स्टूडेंट ने यार व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजी थी, काफी बड़ी सी क्वेरी थी, 6-7 मैसेज आए थे एक साथ। कल रात को मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। वो आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि अगर एक बार आज दोबारा भेज दे, क्योंकि वो पता नहीं क्वेरी कहाँ गुम गई होगी। इतने व्हाट्सएप आते हैं तो मुझे नहीं पता कहाँ गुम गई होगी, तो इसलिए प्लीज़ हो सके तो बेटा एक बार दोबारा क्वेरी भेज देना। समझ गए होंगे शायद जिन्होंने भी ये 6-7 मैसेज एक साथ दिए थे, तो प्लीज़ एक बार क्वेरी दे देना। हाँ जी, आप सुनिएगा। एग्जम्पशन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लॉ कहता है मैं एग्जम्पशन दे रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। किन किन चीज़ों से एग्जम्पशन है? इन सब चीज़ों से एग्जम्पशन है। ये सब करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, सर्कुलर इश्यू करने की जरूरत नहीं है।
अगर वो मेंबर से डिपॉजिट मंगा रहे हैं तो सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर नहीं इशू होगा तो उसकी आरओसी को कॉपी डिपॉजिट नहीं होगी, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मगर किन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि डिपॉजिट का एक्सेप्ट कर रही है अपने मेंबर से, कहाँ तक? नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक। यानी कि अगर इस लिमिट तक आप एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है ना, उन्हें एग्जाम्पशन देने के लिए ऐसा किया गया लॉ मेकर की तरफ से कि भैया आपको इतनी फॉर्मेलिटियाँ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है तो पहले 5 साल तक, स्टार्टअप वो होता है जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करती है, तो छोटे मतलब वो भी अगेन छोटे लेवल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है। बट आपको ये 25 करोड़ याद नहीं करना है, आपके लिए वो क्वेश्चन में देगा पूरा कि ये स्टार्टअप है जी, ठीक है। और तीसरा फिर कहता है विच फुलफिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब वो कंपनी जो कि ये सारी कंडीशन पूरी करती है। कंडीशन नंबर ए, बी एंड सी। कंडीशन नंबर ए, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में सवाल बनाऊंगा, इनफैक्ट अगले 1 या 2 पॉइंट के बाद इस पे सवाल बनाऊंगा। कंडीशन नंबर 2, ये स्टार्टअप है, इसके ऊपर खैर ज़्यादा मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 3, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि ये तीनों के तीनों कंडीशन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जाम्पशन तब मिलेगी जब या तो वो पॉइंट नंबर 1 या फिर पॉइंट नंबर 2 या फिर पॉइंट नंबर 3 के अंदर आ जाए। पॉइंट नंबर 3 में अपने आप में तीनों कंडीशन है, वो तीनों फुलफिल करनी पड़ेंगी, ए, बी एंड सी। ये तीनों कंडीशन के लिए, ए, बी एंड सी के लिए मैं सवाल यहाँ पर अब नहीं बनाऊंगा, अभी इस वक्त नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनको बहुत डिटेल में एक एक कंडीशन को सिखाना है मुझे। एक एक कंडीशन के ऊपर बड़े बड़े सवाल बनाऊंगा खुद क्लास के अंदर जब मैं कराऊंगा। सेम लिख देना, सेम एज सेक्शन 67 शेयर्स के अंदर। तो इन एक एक कंडीशन को डिटेल में वहां समझाऊंगा, क्योंकि वहां भी समझाना है, वहां डिटेल में समझाना बहुत जरूरी है वहां पर। तो बिल्कुल डिप्टो यही के यही वर्ड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे सेक्शन 67 में एग्जाम्पशन के, तो वहां पर समझाऊंगा। तो आज मेरा डिपॉजिट के अंदर काफी टाइम बच रहा है इस चक्कर में, क्योंकि इस पे डिटेल डेप्थ में सवाल बनाने की आज मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना शुरू करना। कितने पॉइंट हो गए थे जरा बता देंगे मुझे? ब्लैक पेन समझा दो बेटा, मैं इतनी देर से ब्लैक पेन ही समझा रहा हूं। मैंने ब्लैक पेन के बारे में बोला पहला पॉइंट, अभी इसके ऊपर सवाल बनाने वाला हूं पहले पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट, इसको पढ़ के देखो, एकदम क्लैरिटी है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप है तो 5 साल तक फॉर 5 ईयर्स अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट के ऊपर चर्चा सेक्शन 67 में होगी। चलिए अब मेरे पॉइंट हो चुके हैं 7 या 6। अब आ रहा है 7वां पॉइंट, अब आ रहा है 7वां पॉइंट, अब आएगा 7th पॉइंट। नहीं 7 नहीं है ये पॉइंट, अलग से आप चलो इसे अलग से लिखना चाहते हो तो अलग से लिख लो। चलो 7th पॉइंट, लो जी ये 7th पॉइंट हो गया। अब मैं 8th पॉइंट पे आ रहा हूं। एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, लो जी एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। फिर मैंने क्वेरी के लिए क्या एडमिन से पूछेंगे? अरे भाई एडमिन साहब आपने किनको ब्लॉक किया है? देवाशीष शुक्ला, इन्हें वापस लो। और एडमिन आप किसी को ब्लॉक नहीं करोगे, आप एडमिन साहब आप किसी को ब्लॉक नहीं करोगे, इनको वापस लो जिनको आपने रिमूव किया है। चलिए एडमिन भी कलाकार निकले हैं। एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल,
हाँ जी, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल क्या है, लिखना शुरू कीजिएगा। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे deposits or part thereof including interest thereon depositor may apply to tribunal for an order directing the company to pay the amount due। लो जी, बहुत सिंपल है, इसमें आपको पोपली की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल देंगे, अगर मान लीजिए डिपॉजिट की रीपेमेंट में या फिर कोई उनके छोटे से पार्ट में भी या फिर इंटरेस्ट में भी डिफॉल्ट हुआ है, तो आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देके कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल साहब ऑर्डर पास करिए, कंपनी को आदेश दीजिए पैसा पे करने का। पॉइंट नंबर 9 केस स्टडी के रूप में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 9, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपॉजिट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, लिखेगा टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट लिखेगा। कंपनी इज नॉट permitted to accept deposits which is repayable on demand or in less than 6 months। यानी कि मिनिमम टेन्योर कितना होगा डिपॉजिट का, कम से कम कितने महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, कम से कम कितने टेन्योर, मिनिमम टेन्योर कितना हुआ 6 महीने। और डिपॉजिट कभी भी डिमांड पर पेबल नहीं होगा। डिमांड पर मतलब कभी भी इच्छा हुई डिपॉजिटर की, उसने कहा ओए पैसे दे कंपनी, और कंपनी करेगी हाँ जी अभी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। डिपॉजिट कभी भी डिमांड पे पेबल नहीं होगा। और मिनिमम टेन्योर कम से कम 6 महीने का रहेगा ही रहेगा। तो फिर सवाल उठा मैक्सिमम टेन्योर कितना रहेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट हाँ जी 6 मंथ्स है। मंथ्स मतलब महीने होता है ना, नालायक। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स cannot exceed 36 months मतलब 3 साल। 6 महीने से लेकर 3 साल तक का पीरियड लॉ मेकर ने रखा, मिनिमम 6 महीने। अच्छा, मिनिमम 6 महीने क्यों रखा लॉ मेकर ने, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मिनिमम 6 महीने इसलिए रखा क्योंकि कई कंपनियां क्या करती थी, पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी। किस लिए? क्योंकि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं क्योंकि अपने इंप्लॉइज को सैलरी पे करनी है। ओ भाई, हर महीने डिपॉजिट मंगा लेती थी। क्यों? क्योंकि 1 महीने का डिपॉजिट है, सैलरी पे करनी है, या 2 महीने का डिपॉजिट है, सैलरी पे करनी है। लॉ में करने का ये क्या बदतमीजी है? सैलरी पे करने के लिए डिपॉजिट पैसा मंगाया जाता है, डिपॉजिट मंगाया जाता है क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, इसलिए डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा मंगा रहे हो।
बट सैलरियां पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इसलिए लॉ मेकर ने एक मिनिमम टेन्योर लगाया कि डिपॉजिट इतने टेन्योर का होना चाहिए। चलिए भाई, ग्रुप में एक मिस नौटंकी है, अगेन ये लड़का ही है कोई, मैं जानता हूं ये कन्या नहीं है। इनकी क्वेरी पढ़ो, देखो क्या कह रहा है ये। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ, ठीक है। अब इसकी भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट हो सकता है। वो क्या है, लिखेगा एक्सेप्शन। पेपर में 9th पॉइंट के चांसेस हैं। कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट for tenure of even less than 6 months, even less than 6 months, provided जी 6 महीने से कम का डिपॉजिट कंपनी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि पहला, सच डिपॉजिट shall not exceed 10% of paid up capital plus free reserve plus security premium। तो 6 महीने से कम का डिपॉजिट आ सकता है, मगर ये कितने तक हो सकता है, मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। एंड कंडीशन एक और है, एंड सेकंड, मिनिमम टेन्योर ऑफ सच डिपॉजिट shall not be less than 3 months। तीन महीने से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए डिपॉजिट किसी भी हालत में, और 10% तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। 10% तक एक्सेप्ट कर सकते हो, 3 महीने से कम का टेन्योर नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उनके लिए आप पैसा मंगा सकते हो। चलिए, मगर वो 10% मैक्सिमम लिमिट लगा दी लॉ मेकर्स ने। तो ये था हमारा 9th पॉइंट। 9th पॉइंट पढ़ के देखिएगा, मुझे बताइए कि इस पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत। जी, डिपॉजिट लेना कोई जरूरी है कंपनी को? नहीं, ऐसा थोड़ा ना, लॉ ने थोड़ा लिखा है कि भाई डिपॉजिट ना लिया तो तुम्हारी जिंदगी झंड है। एनी लिमिट फॉर नंबर ऑफ डिपॉजिट्स? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 200, तो उन 200 से ही एक्सेप्ट कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हो मिनिमम 3 महीने का डिपॉजिट चाहिए, मगर 10% की लिमिट तक। मिनिमम टेन्योर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। मिनिमम टेन्योर का मतलब होता है कम से कम 6 महीने, यानी कि जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे ना, उसके बाद 6 महीने बाद उसकी पेमेंट होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने बाद। यानी कि 10 दिन का डिपॉजिट, 15 दिन का डिपॉजिट नहीं, बट 10% तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो 3 महीने तक के लिए भी। चलिए, कैन वी कन्वर्ट डिपॉजिट इनटू शेयर? नो, नॉट एट ऑल। ये 3 महीने वाला डिपॉजिट किस चीज के लिए हो सकता है? कंपनी की कोई आकस्मिक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है, मान लीजिए फंडिंग की। अभी हम डिपॉजिट का मतलब समझेंगे। अगर आप देख रहे होंगे ना, अभी डिपॉजिट का मतलब मैंने बताया नहीं, डिपॉजिट क्या होता है और उसमें क्या नहीं आता, तो वो जब बताऊंगा तो मोर क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल अगर मान लीजिए बिजनेस का कोई अर्जेंट खर्चा आया है, कोई बिजनेस का
कोई अर्जेंट एक्सपेंशन प्लान है आपका, कोई अर्जेंट मशीनरी खरीदनी है आपकी, तो आप कह रहे हैं कि हाँ जी हम 2-3 महीने में पैसा पे कर देंगे, 2-3 महीने में हमें बैंक से लोन मिल जाएंगे, तो मेंबर को बेनिफिट मिलता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होता है यहां पर डिपॉजिट्स में। कैन वी गेट डिपॉजिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट? जब आप पब्लिक से एक्सेप्ट करते हो ना तो उसमें गवर्नमेंट भी आता है। रीपेबल ऑन डिमांड के बारे में बताइए। देखो, डिमांड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई डिमांड करेगा, डिपॉजिटर डिमांड करेगा, आपको पैसा पे करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आप कंपनी में जाके कहो जी आज मैं डिपॉजिट लेने आया हूं, नहीं। एक सर्टेन पीरियड के होंगे डिपॉजिट, उस सर्टेन पीरियड के बाद ही पेबल होंगे बस। 3 महीने के हैं तो 3 महीने बाद पेबल होंगे। एक क्वेश्चन करवा दीजिए बेटा, करवा रहा हूं अभी मैंने कहा ना अभी थोड़े कॉन्सेप्ट और बनने तो फिर मिला के क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, अब मैं पॉइंट नंबर 10 के बाद अब मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं, तो पॉइंट नंबर 10 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 10 लिखना शुरू कीजिएगा जी। पॉइंट नंबर 10, मैक्सिमम डिपॉजिट। मैक्सिमम डिपॉजिट। भाई श्वेता सिंह, एडमिन साहब आपने इन्हें भी आउट कर दिया, श्वेता सिंह को। अरे यार नालायक, वापस करो। जिन्हें भी आज आपने रिमूव किया है आज, उन सबको वापस लो एडमिन। बच्चे सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं, भटक गए होंगे कहीं ना कहीं, तो रात की नींद खुली नहीं होगी तो भटक गए होंगे, कोई बात नहीं, आप उन्हें वापस ले लो। चलिए कोई बात नहीं। वो जो एडमिन है ना, एक तो नाम ही एडमिन के अजीब है। किसी को मैं कहूं ना कि मैंने एडमिन किसे बनाया है, एक है साइलेंट किलर, दूसरा है गब्बर का बाप, ये तो मेरे एडमिन है। अब ये ज्यादा एक्टिव रह रहे थे तो मैंने इनको एडमिन बना दिया। मुझे क्या पता था कि एक कलाकार ऐसी। एक है शांत खूनी, ये 3 एडमिन है मेरे। वाह शिव, हे भगवान शंकर, क्षमा करना मुझे। आज जिन्हें भी तुमने रिमूव किया उन्हें वापस लो नालायको। पहले तो एडमिन ढंग के बनाने पड़ेंगे मुझे। मैक्सिमम डिपॉजिट, और तुम्हें नाम रखने को यही मिले थे, शांत खूनी, साइलेंट किलर, ये क्या है? चलो जी, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट हो सकता है? लॉ कहता है मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। बड़ी देर हो गई, हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं। चलिए स्टार्ट करिएगा, एनालिसिस पे आ जाइएगा। एनालिसिस, ओह 25% लिख दिया मैंने, इसे 35% करो। 35%, 35% अब एनालिसिस पे आइएगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड having following details. Having following details. पहला, पेड अप कैपिटल कितनी है?
पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? ₹10 करोड़। सेकंड, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? ₹20 करोड़। थर्ड, फ्री रिजर्व्स कितने हैं? ₹10 करोड़। फोर्थ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? ₹10 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम डिपॉजिट्स which can be accepted by company maximum deposit which can be accepted by company। 2-3 लाइनें छोड़ देना है या 3-4 लाइनें छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2, if company is a startup and want to accept deposit within 5 years of its incorporation, दो तीन लाइनें छोड़ देना। आपको तीनों में निकालना है डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी। इफ कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लो जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो जी, फटाफट बनाओ कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है कंपनी के द्वारा।
भाई एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। वो क्या? आप सबने अमाउंट तो लिखने शुरू कर दिए होंगे और 17.5 वगैरह निकालना भी शुरू कर दिया है, बट एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में एक पैरा लिखवाया नहीं यार। वो पैरा लिखवाना रह गया मेरा। मुझे लगा मैं लिखवा चुका हूँ, तो बट अभी लिखवाना रह गया। एक मिनट रुक जाओ, मैक्सिमम डिपॉजिट के अंदर ही रहना, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट हो सकता है? अप टू 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक। फिर इसके बाद लिखना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी may accept maximum deposits up to 100% of paid up capital plus free reserve plus security premium। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% तक एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, ये दोनों पढ़ने के बाद फिर ये सवाल सॉल्व करेंगे हम। shall not apply to following classes of private limited companies। जी, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगेगी। कौन कौन सी कंपनी है? पहला अभी जो लिखवाया था, प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप, बिल्कुल वही की वही लैंग्वेज, फॉर 5 years, फ्रॉम 5 साल तक। कहां से 5 साल तक देखे जाएंगे? 5 years फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच फुलफिल all of following condition। all of the following conditions: A, company is not an associate or subsidiary of other company। बिल्कुल डिप्टो वही लैंग्वेज। बी, मैक्सिमम बोरोइंग, मैं थोड़ा सा समराइज करके लिखवा रहा हूं। मैक्सिमम बोरोइंग फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अदर बॉडी कॉर्पोरेट is 2 into paid up capital or 50 crore, whichever is lower। C, no default in repayment of existing borrowing।
सर वहीं लिखवा देते। देखो वो पॉइंट था कि हम सर्कुलर इशू नहीं करेंगे, मतलब एग्जाम्शन उन कंपनीज को थी कि हम सर्कुलर इशू नहीं करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, उन सारी एग्जाम्शन थी। अब यहां पर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर भी यहां एग्जाम्शन मिल रही है इसी क्लासेस ऑफ कंपनीज को, उन्हीं क्लासेस ऑफ कंपनीज को यहां पर भी एग्जाम्शन मिल रही है। तो एक बार आई थिंक आपने पूरा गो थ्रू कर लिया होगा, लिखने के बाद तो मुझे डन का मैसेज दे रहा हूं, फिर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं कि जो मैंने ऊपर पूछे हैं। चलो अब मैं इन क्वेश्चंस के आंसर पे आ रहा हूं, आइएगा जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनके आंसर्स पर आता हूं। हाँ जी, कहता है जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, हैविंग द फॉलोइंग डिटेल, पेड अप कैपिटल इतनी, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतनी, फ्री रिजर्व इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना, मैक्सिमम डिपॉजिट विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ कंपनी। कंपनी कौन सी है जी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सबसे पहले देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकती है? क्या कहीं स्टार्टअप है? अगर ये स्टार्टअप होती तो मैं कहता जी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। फिर इसकी क्या पेड अप कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? पेड अप कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बोरोइंग वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? नहीं दी गई। एंड कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है? द आंसर इज ये इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं भी नहीं दी गई है, कहीं भी नहीं दी गई है। मैं एक और क्वेश्चन भी बनाता हूं इस पर ही, अभी देखना। तो मैं कह सकता हूं फिलहाल मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट हो सकता है? 100% ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डन का मैसेज दीजिएगा, डन का मैसेज दीजिएगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है? 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% तक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ द कंपनी इज अ स्टार्टअप, स्टार्टअप है और 5 साल के अंदर अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है अपने इनकॉर्पोरेशन से, तो मैं क्या कहूंगा? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, मैक्सिमम लिमिट का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। देयर इज नो concept as such of a maximum limit which can be accepted from members। तो यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए पहले 5 साल तक। डन का मैसेज दो, डन का मैसेज दो, डन का मैसेज दो। थर्ड सवाल उठा, सर आपने 35% लिखवाया, वो क्या है? अब भाई क्या कर सकते हैं, 30%, 35% लिखवाया, फिर मैंने 100% भी लिखवाया, फिर मैंने नो लिमिट भी लिखवाया। यही तो कंफ्यूजन थी जिसको कवर अप करना था। सवाल उठा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपने 100% कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने 100% कर दिया। फिर आप कहते हो मैक्सिमम डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, 10th पॉइंट में कहते हो मैक्सिमम डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? 35% तक। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये लिमिट अब किसके लिए बची है? केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है अपने मेंबर से। बोलो ना हां, क्योंकि मेंबर से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है? देखो पहले पेज पे क्या लिखवाया, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो यानी कि प्राइवेट कंपनी को तो कह दिया 100%, तो ये लिमिट अब किसके लिए बची है? केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। अरे कह दो ना हां। अगर स्टार्टअप 5 ईयर से ज्यादा, ये फालतू की क्वेरी आ गई फिर, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली 100% लिमिट लग जाएगी भाई। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई है? कितनी हो गई है आपकी? 35% ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। निकालते रहना कितना आया। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? कि अब एकदम क्लियर हुआ कि नहीं कि क्या क्या है? अभी भी मैंने ना वो बोरोइंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने कहा वो 67 के अंदर समझाऊंगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपको। तो बड़ी सीधी सी बात है,
लॉ ने एक तरफ लिखा कि मैक्सिमम डिपॉजिट 35% तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, फिर कहता है प्राइवेट कंपनियां 100% तक एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब 35% की लिमिट केवल पब्लिक कंपनीज के लिए रह गई कि अगर वो अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो फिर 35% तक, प्राइवेट लिमिटेड 100% तक। और कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टअप हैं, या फॉर एग्जांपल आप अगर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 3 कंडीशन को पूरा कर रही है, तीनों कंडीशन को पूरा कर रही है। ए, आप किसी भी और दूसरी कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है। बी, ये जो अमाउंट ऑफ आपका जो बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द अदर बॉडी कॉर्पोरेट, डेट बोरोइंग अमाउंट इज मैक्सिमम अप टू 2% ऑफ योर पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़, दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वहां तक है। और तीसरा, जो आपने डिपॉजिट जो आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। मैं ना इस पॉइंट के ऊपर भी एक सवाल बना देता हूं यार, इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक सवाल बना देता हूं। लिखो जी, ये जो पॉइंट हमें 67 में भी समझ लेंगे चलो, और मगर इसके उसके 67 में बहुत डेप्थ में समझाया है, यहां पर एक ऊपर ऊपर से सवाल बना देता हूं, आपकी एनालिटिकल पावर की जरूरत मुझे ज्यादा पड़ेगी। डिसाइड द मैक्सिमम deposit limit of XYZ private limited with following details. G, with following details. पहला, paid up capital ₹10 crore. Second, free reserves ₹10 crore. Third, security premium ₹20 crore. Fourth, borrowing from banks, public financial institution, $19 crore, 19.5 crore. Fifth, no default in borrowing. Sixth, no investment in company by any other body corporate. मुझे बताना कंपनी 100% वाले क्लॉज के अंदर आएगी या नो लिमिट वाले क्लॉज के अंदर आएगी। दिमाग लगाओ अपने आप खुद। अब कोई लिमिट नहीं होगी या 100% की लिमिट होगी? सोचो सोचो सोचो। अब ये बहुत बड़ा एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको दे दिया, हालांकि मैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस सेक्शन 67 में एक एक चीज को उठा के कराऊंगा, बट कह सकते हो कि मैंने थोड़ा सा मजे ले लिए आपसे कि ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के अभी दे दिया। सोचो जी सोचो, 100% वाली लिमिट में आएगी या नो लिमिट? बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं मेरे पास, मगर 60-40 जा रहे हैं, 60 सही जा रहे हैं, 40 गलत जा रहे हैं। डिपॉजिट की मैच्योरिटी, अभी यहाँ पे मैच्योरिटी का क्या करना है? अभी इस पॉइंट पे ध्यान दो पहले, मैक्सिमम लिमिट पे। आप ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप मैक्सिमम 100% तक एक्सेप्ट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात।
दूसरी बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं होगी अगर आप स्टार्टअप हो, यहां स्टार्टअप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं होगी अगर आप इन 3 कंडीशन को पूरा कर रही हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपका मैक्सिमम, कि आप में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट ना किया हो, मतलब आप किसी भी कंपनी की सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी नहीं है। कंपनी नॉट एन एसोसिएट, पब्लिक सब्सिडरी प्लस दूसरा, कंपनी की जो मैक्सिमम बोरोइंग है, जो मैक्सिमम बोरोइंग कंपनी ने कर रखी है फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो बोरोइंग जो है एक्सीड नहीं कर रही। पहला 2 इंटू पेड अप कैपिटल 10 इज इक्वल टू 20 करोड़, और सेकेंड लिमिट 50 करोड़, विच एवर इज लोअर डेट इज 20 करोड़ से ज्यादा बोरोइंग नहीं है। तो मैक्सिमम बोरोइंग कितनी है आपकी? 19.5 करोड़, बिल्कुल ठीक है, इसको एक्सीड नहीं कर रही। 10 बोरोइंग विद इन द लिमिट, 10 बोरोइंग नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, बिल्कुल ठीक है। पहली कंडीशन भी पूरी, दूसरी कंडीशन भी पूरी, प्लस तीसरी कंडीशन, कोई डिफॉल्ट नहीं है, नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट। तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, यस लिखा हुआ है, नो डिफॉल्ट, नो इन्वेस्टमेंट, लिमिट भी ठीक है। तो अब ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो मैं कह सकता हूं वी मे कॉन्क्लूड दैट कंपनी may accept a deposit without any limit। यहां तक मुझे दे दीजिएगा डन का मैसेज, और बताओ जी कॉन्सेप्ट समझ आया? चलो जी, अब आपका ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी अगली क्लास 9:40 पे शुरू होगी। और आज शाम को सेकेंड कंडीशन कहती है बेटा, जो आपकी बोरोइंग है ना फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो जो है आपकी मैक्सिमम बोरोइंग है फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, वो आपकी 2 इंटू पेडअप कैपिटल, आपकी पेडअप कैपिटल का 2 गुना, पेडअप कैपिटल कितनी है? 10 का 2 गुना मतलब 20 करोड़ और 50 करोड़, इन दोनों में से जो भी लोअर हो डेट इज 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जबकि आपकी बोरोइंग कितनी है? 19.5 करोड़ है। आपकी बोरोइंग कितनी है? 19.5 करोड़ है, ठीक है ना? तो आप उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए हम 950 पे अगली क्लास शुरू करते हैं, 950 पर। तो आपको 20 मिनट का ब्रेक है, 950 पे क्लास शुरू होगी। अच्छा, बायबैक से टॉपिक शुरू होगा। दूसरी बात, मैं आज लाइव रहूंगा क्वेरीज के लिए, वही रात को 9 बजे और अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर। तो अगेन जो भी क्वेरी है, अभी जनरल मीटिंग, प्रोस्पेक्टस और शेयर्स की क्वेरीज ही चलेंगी आजकल अभी अगेन। तो इन टॉपिक्स में जो भी क्वेरी हो आप दोबारा भी रेज कर सकते हो। 950 पे अब क्लास होगी। मैं नहीं आऊँगा मगर मैं फिर भी रहूँगा, समझ गए ना? कोड वर्ड समझ गए ना? मैं नहीं आऊँगा मगर मैं फिर भी नज़र आऊँगा। चलिए, सब्सिडरी वाली कंडीशन क्या है कि आपकी कंपनी में किसी और ने इन्वेस्ट ना किया हो, किसी भी और कंपनी ने आप में इन्वेस्ट ना किया हो। हाँ, बस मैं अभी ये भेज रहा हूं नोट्स, अभी आपको भेज रहा हूं। अगर ये तीनों कंडीशन होंगे, देखो या तो स्टार्टअप होगे या फिर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, या तो स्टार्टअप या तीनों कंडीशन। 100% से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या?
हाँ तो यही तो इतनी देर से तो संदीप राव यही तो करवा रहा हूं मैं, इतनी देर से तेल क्या निकलवा रहा हूं, इसी बात पे तो निकलवा रहा हूं। चलो जी, चलो अगली क्लास जो है वो रिकॉर्डेड चलेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो खुश रहो खुश रहो और अपना ध्यान रखो, बाय।